ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एक बार कंफर्म कर दो भाई, मेरी स्क्रीन एंड मेरी वॉइस दोनों क्लियर आ रही है? ओके, कल हमने शुरू किया था जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट में हमने कल क्या क्या देखा था। देखिए कि व्हाट इज द जावा स्क्रिप्ट, व्हाट इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट, हाउ टू यूज जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिखने के दो तरीके कल हमने डिस्कस कर लिए थे, इनलाइन जावा स्क्रिप्ट एंड पेज लेवल जावा स्क्रिप्ट। पेज लेवल क्या था कि आप पहले फंक्शन बना लेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे अपने बॉडी सेक्शन के अंदर, पेज की बॉडी में। अब जब बॉडी पे कॉल करेंगे, इसके भी दो तरीके कल हमने बताए, या तो आप स्क्रिप्ट टैग लगा लीजिए और फंक्शन को कॉल कीजिए, या फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग कंट्रोल बनाकर इवेंट हैंडलर यूज करेंगे, जैसे ऑन क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन चेंज। आज हम कुछ इवेंट हैंडलर की भी चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या है। देन हमने देखा हाउ टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ एनी HTML एलिमेंट। दो एट्रीब्यूट कल हमने पढ़ाए थे, वैल्यू एंड इनर HTML। ठीक है, जिनकी क्लास कल की छूट गई होगी लास्ट की, वो जरूर कल का वीडियो देखेंगे, मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। इनर HTML और वैल्यू, ठीक है, ये हमने कल देख लिया था। आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल देखेंगे। तो आज के ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या क्या रहेंगे। यूजिंग एक्सटर्नल JavaScript files, using parameterized functions। ठीक है, in and out parameter, some event handlers। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा सा और डीप में चलेंगे और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाना, पैरामीटराइज फंक्शन बनाना, इन एंड आउट पैरामीटर को समझना और कुछ इवेंट हैंडलर को समझना, ये आज के मेजर ऑब्जेक्टिव है। देखिए, एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट फाइल, जब आप सिंगल पेज पे जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो आपने कल देखा कि जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं फंक्शन और फंक्शन को हम करते हैं रीयूज, लेकिन रीयूजेबिलिटी तब मजेदार आएगी जब हम उसे मल्टीपल पेज में यूज कर पाएंगे। सपोज कीजिए मैंने एडिशन के लिए कोई फंक्शन बनाया, पहले पेज में यूज करना, देन मुझे किसी और पेज में भी चाहिए, तब वहां पर आपको पेज लेवल जावास्क्रिप्ट नहीं लगानी, बल्कि यू नीड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। दैट मीन द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड सेपरेटली इन अ सेपरेट फाइल, then we can call the function by linking that JavaScript file. So this is the standard way of using JavaScript. The JS functions are defined in a separate file and the extension will be .js। याद रखेंगे एक्सटेंशन कहाँ क्या रखना है, इसका .js रखना है। मोस्टली द लोकेशन विल बी, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर आपको रखना होगा एसेट्स का। देखिए, एसेट्स में हमने इमेजेस रखा था, एसेट्स के अंदर CSS फोल्डर रख सकते हो, एसेट्स के अंदर आप JS फोल्डर रखेंगे और यहाँ पर आपकी फाइल .js रहनी चाहिए। सो दिस इज द एक्चुअल फोल्डर। आप नॉर्मल भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमने पहले ही दिन कहा था कि हमें सिमेंटिक्स को फॉलो करना है और हमें सजेशंस को देखना है, रिकमेंडेशन देखना है। तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एसेट्स के अंदर JS के फोल्डर के अंदर सारे जावास्क्रिप्ट फाइल रखेंगे, एसेट्स के अंदर इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस रहेंगी और एसेट्स के अंदर CSS नाम के फोल्डर के अंदर सारी CSS फाइल रहेंगी।
we can directly define the functions without using script tag inside this file. देखिए, जब आप HTML में जावास्क्रिप्ट बनाते हैं तो आपको स्क्रिप्ट के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल बनाएंगे तो यू नीड नॉट टू राइट द स्क्रिप्ट टैग एक्सटर्नली, यू कैन डायरेक्टली डिफाइन द फंक्शन। ठीक है। हाउ टू लिंक, once we create external JavaScript file, then we can add or link with any other HTML file using following टैग। क्या लिखना रहेगा आपको? स्क्रिप्ट, HTML की बात कर रहे हैं। src इक्वल टू आपकी फाइल का पाथ, और पाथ यूजुअली क्या रहने वाला है? वही जो हमने ऊपर लिखा था, assets/js/file.js, जो भी होगी आप उसका नाम लिखेंगे। टाइप इक्वल टू आपको लिखना होगा text/javascript एंड देन स्क्रिप्ट आप लिख दीजिए। ठीक है, आपकी लिंकिंग हो गई। नाउ यू कैन कॉल the JS functions inside the HTML page। तो चलिए इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बाय वन एग्जांपल। कल की फाइल से शुरू करते। देखिए, कल की, ये हमारा कल का प्रोग्राम है आखिरी वाला, जिस पर हमने बनाया था कि एक फंक्शन ऐड कंटेंट जो दो टेक्स्ट फील्ड के कंटेंट को आपस में जोड़ रहा था। तो देखिए, दो कंटेंट को ऐड करना था, नहीं ये वाला नहीं था, कंटेंट ऐड नहीं करना था। इसको रन करके दिखाता हूँ कौन सा फंक्शन है ये। हाँ, ये फंक्शन था। यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, हेलो लिखा और एंटर किया, एंटर नहीं चल रहा था, एंटर आज इसको हम चलाएंगे। ऐड टू पैराग्राफ किया, जैसे ऐड टू पैराग्राफ किया ये टेक्स्ट यहाँ से हटा और यहाँ पर ऐड हुआ, और ये वाला टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक हुआ, और ब्लैंक होने के बाद कर्सर भी वहीं जाके सेट हुआ। ठीक है, फिर हमने कुछ भी लिखा और फिर हमने ऐड टू पैराग्राफ किया। देखिए, फिर ये पैराग्राफ में ऐड हुआ, टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक हुआ, कर्सर वहां पर सेट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम इसमें दो है। एक तो ये कि अगर मैंने बिना कुछ लिए ऐड टू पैराग्राफ किया, दो बार ऐड टू पैराग्राफ किया और फिर मैंने यहाँ पे जे लिख दिए, तो ये देखिए बीच में स्पेस ऐड हो गया है। ठीक है, ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट में देखेंगे कि अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर ऐड नहीं होना चाहिए, इफ स्टेटमेंट का काम आएगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे लिख के सीधे एंटर प्रेस करूं तो भी ये ऐड हो जाना चाहिए, मतलब यहाँ पर इस बटन पर अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हम देखेंगे, की प्रेस या एंटर या रिटर्न, कुछ इसके होंगे इवेंट जिसकी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर हम प्रेस करें और सीधे सीधे ऐड हो जाए। ठीक है, इतना काम करना है। तो ये तो इफ के केस में देखेंगे, बट इसके लिए हमने क्या क्या देखा था ये देखिए। सबसे पहले हमें करना था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी P1, पैराग्राफ का आईडी P1 था, और पैराग्राफ में अगर कुछ लिखना हो तो देन वी हैव टू यूज इनर HTML, नॉट वैल्यू। पैराग्राफ, डिवीजन, TD, स्पैन एंड टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर क्या चलता है? इनर HTML। क्या ऐड करना है? देखिए, प्लस इक्वल टू क्यों किया था? ताकि पिछला जो लिखा हुआ उसे क्लियर नहीं करना, उसके आगे ऐड करना। प्लस इक्वल टू किसका टेक्स्ट ऐड करना है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी txt इज द आईडी ऑफ माई टेक्स्ट फील्ड, ये नीचे लिखा हुआ है। देखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की आईडी क्या है? txt। यहाँ का क्या उठाया हमने? वैल्यू। तो जितने भी इनपुट कंट्रोल हैं उनकी वैल्यू के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट, और पैराग्राफ, डिवीजन, स्पैन के लिए क्या चलता है? इनर HTML। वैल्यू ऐड की और ब्रेक किया। ऐड करने के बाद गेट एलिमेंट बाई आईडी txt की वैल्यू हमने क्या कर दी? नल एम्प्टी, एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी txt डॉट फोकस। फोकस दैट मीन्स हमारा जो कर्सर है वहां पहुंच जाएगा। ये फंक्शन यहाँ बना हुआ था। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कहता है कि देखिए, इस फंक्शन को हमने यहाँ बनाया ही नहीं। ठीक है, प्रोग्राम यही रखता हूँ, मैंने इस फंक्शन को यहाँ बनानी है तो मैंने कर दिया कट। ठीक, और हमने अपने
प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में, प्रोजेक्ट देखिए यहाँ पर इमेजेस बनाया था लेकिन हमने डायरेक्ट इमेजेस फोल्डर बना दिया था। एक्चुअली सही तरीका क्या रहेगा कि आप फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएं जिसका नाम रहेगा एसेट्स। एसेट्स बना लिया और इस एसेट्स के अंदर आपको बनाने होंगे सब फोल्डर। उसमें से एक सब फोल्डर रहेगा CSS का, जिसमें एक्सटर्नल CSS में रखूंगा। देखिए अभी मेरे पास CSS नहीं है। देन एक फोल्डर रहेगा हमारे पास JS का, जिसपे सारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल रहने वाली हैं। और इस JS के अंदर हम रख रहे हैं अपनी एक न्यू फाइल Ctrl+S, और इसका नाम रख दिया मैंने myscript.js। ठीक है, myscript.js फाइल का नाम हुआ। अब आपको यहाँ सिर्फ फंक्शन बनाने हैं। तो देखिए मैंने फंक्शन बनाया, कोई स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाया, कोई कुछ भी नहीं लगाया, मैंने Ctrl+S किया, फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन बन गया, इस फंक्शन को कहाँ यूज करना था, इस JS example5 में, यहाँ पर जहाँ से मैंने कट किया है। अब क्योंकि फंक्शन कट हो गया तो सिंपल सी बात है, अब ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं और फिर से मैं यहाँ कुछ लिखूं, ऐड टू पैराग्राफ करूं, देखिए अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये फंक्शन एक्चुअल में बना ही नहीं है इस पेज में। और जब इस पेज में नहीं बना, बट कॉल तो किया मैंने ऐड बटन पे, इंस्पेक्ट करेंगे तो कुछ एरर भी दिखाएगा। ये कंसोल पे जाइए, ये देखिए यहाँ पर एक एरर आएगी, अनकॉट रेफरेंस एरर, ऐड कंटेंट इज नॉट डिफाइंड एट HTML बटन एलिमेंट ऑन क्लिक। लाने के लिए क्या करना है, नाउ वी हैव टू लिंक दैट फाइल इनसाइड हियर। तो यहाँ लिखना होगा स्क्रिप्ट SRC इक्वल टू, कहाँ लिखा था मैंने, assets/js/myscript.js। देखिए दिस इज द लिंकिंग हो गई। अब ऐसा नहीं कि हमने एक्सटर्नल बनाया तो इंटरनल नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर हम पेज लेवल भी अलग से बना सकते हैं, कोई मुझे और फंक्शन चाहिए तो। बट कोई भी लाइब्रेरी अगर मैंने बनाई है तो उसे आप इस तरह से लिंक कर लेंगे। ठीक है, और मैंने फिर से पेज को रिफ्रेश किया, राम, और हमने इसे लिख, काम करने लगा। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी टू क्रिएट एनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। हमें सिर्फ फाइल अलग बना देनी है, देन जहां भी उस फाइल का काम है हमें उसे करना होगा लिंक। जिस जिस पेज में चाहिए हम लिंक करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर लॉजिकल इशू आएंगे। ठीक है, टेक्निकल तो हमने समझ लिया, पर लॉजिकल इशू क्या आएगा कि अगर हम चाहें किसी और पेज में, किसी और HTML फाइल में इस फंक्शन को यूज करना, तो फंक्शन इज बाउंड विथ सम एंटिटीज और एट्रीब्यूट, जो कि गलत है। कैसे बाउंड है, अब थोड़ा सा डेवलपर वाला लॉजिक देखिए। यहाँ पर मैंने फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, गेट एलिमेंट बाय ID P1 चाहिए इस फंक्शन को, गेट एलिमेंट बाय ID TXT एंड TXT, दो ही ID चाहिए इसको बेसिकली। तो अगर ये फंक्शन हम कॉल करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट हो गया कि हमारे पेज में इसी नाम से ID बनी हो, P1 नाम से बनी हो, TXT नाम से बनी हो, तो ही ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज फंक्शन काम ही नहीं करेगा। अब भाई जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा होता हूँ, भाई आप लोगों ने, टेक्निकल बच्चे आप लोग, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, डेटाबेस आपने पढ़ा होगा। एक टर्मिनोलॉजी होती है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। एक टर्म होता है डेटा इंडिपेंडेंसी का। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी भी थोड़ी सी समझा दूं आपको मैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है कौन सी, डेटा इंडिपेंडेंसी। मतलब अगर आप लॉजिक में कोई चेंज करने जा रहे हैं, मतलब अपडेट करने जा रहे हैं, किसमें, प्रोग्राम में अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं, तो आपका जो व्यू है, ठीक है, व्यू मतलब डिस्प्ले है, उस पे चेंज, उस पे कोई इफेक्ट किए बिना, उस पे आप कोई इफेक्ट किए बिना आप यहाँ पे इजीली क्या कर सकें, चेंज कर सकें। उसी तरह से फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होती है। फिजिकल इंडिपेंडेंसी होती है, सपोज कीजिए मुझे कंप्यूटर चेंज करना है, बहुत हो गया इस कंप्यूटर पे, मुझे दूसरा नया लैपटॉप खरीदा, तो मैं हार्ड डिस्क में डेटा ले जाऊंगा। अब हार्ड डिस्क में डेटा ले जाऊंगा तो मुझे यहाँ थोड़ी ना कोई चेंज करना है, ये डेटा एज इट इज दूसरे पे काम करने लगे। दिस इज द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी की, यहाँ पर कोई चेंज किए बिना आप उसका हार्डवेयर ही चेंज कर दो, तब भी चीजें चेंज करें। जैसे अब जब इसका आप होस्ट करोगे किसी वेबसाइट को, तो वेबसाइट में आज आपने होस्ट किया, वेबसाइट बनाकर सपोज कीजिए GoDaddy पर, ठीक है, कल को आपको बिग रॉक ने अच्छा ऑफर दिया, तो आपने कहा हटाओ इसको, यहाँ पर हमने होस्ट किया, तो दिस इज द फिजिकल चेंज। आपने उसका सारा डेटाबेस चेंज किया, उठाकर दूसरे जगह ले गए।
अब अगर आप यहाँ ले गए तो क्या आपको यहाँ कोई चेंज करना चाहिए? वेबसाइट पे थोड़ी ना नई बनाने रखेंगे भाई, वेबसाइट तो वही रहनी चाहिए। तो डिजिटल सॉरी कौन कौन से लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, ये दो टर्मिनोलॉजी हुई। अब होता क्या है कि हमने कोई बना लिया फंक्शन, फंक्शन में प्रॉब्लम ये हुई कि हमने फंक्शन में ले ली आईडी। अब अगर मैं यहाँ पे आईडी लिख लूंगा, इट विल बी कॉल्ड एज हार्ड कोड। समझिए, एक मिनट, कोई बच्चा ज्वाइन हुआ। तो ये कहलाता है हार्ड कोड। समझिएगा, हार्ड कोड, हार्ड कोड का मतलब है कि अब ये बाउंड हो गया फंक्शन कि इसी आईडी पे काम करेगा। जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया सम का और मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई आईडी T1 को जोड़ो और T2 को जोड़ो, और अगर मैंने इस फंक्शन में इस पेज पे T1 T2 लिया है, दिस इज द T1 एंड दिस इज द T2, तब तो ये फंक्शन सही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने दूसरा पेज बनाया जिस पर हमने इसका नाम N1 ले लिया और इसका नाम क्या ले लिया N2, तो इसके लिए ये फंक्शन काम नहीं करेगा। हो गई समस्या, क्योंकि यहाँ तो फंक्शन T1 T2 पे काम कर रहा है। तो भाई अब हम चलेंगे अपने एक्चुअल प्रोग्रामिंग वाले लॉजिक की तरफ, और हमारा जो लॉजिक कहता है वो क्या कहता है कि जब आप फंक्शन बनाएं तो T1 T2 पर मत उलझिए, आप क्या ले लीजिए, आर्ग्यूमेंट। समझिएगा बात को, फंक्शन जब आप बनाएं तो आप क्या बना लीजिए, आर्गूमेंट। सपोज कि यहाँ पर x और y ले लिया, अब आप x और y को ऐड करिए, रिगार्डिंग दैट की आईडी क्या है। जब इस पेज ने इस फंक्शन को कॉल किया होगा, समझिएगा, जब इस पेज ने इस फंक्शन को कॉल किया होगा तो इसने n1 और क्या पास किया होगा, n2। तो यही फंक्शन इस पेज के डेटा को एक्सेस करेगा। और जब इस पेज ने इसे कॉल किया होगा तो इसने सम को कॉल किया, आर्गूमेंट वाला, तो इसने T1 और क्या दिया होगा, T2। सो एक नई पिक्चर क्लियर हुई कि जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, when you want to define the external javascript then mention that there must not be any get element by id। इस तरह का कोई डेटा यहाँ नहीं रखना है, कहाँ पर, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बना रहे हैं, क्योंकि ये तो सेपरेट है भाई, ये तो किसी पेज के अंदर बना ही नहीं है, इसे थोड़ी ना पता है कि हम किस पेज पर यूज होने वाले हैं आगे जाकर। जब आप पेज लेवल बनाते हैं तो पता होता है कि फंक्शन इसी पेज के लिए काम करेगा। तो सारा कुछ जो डिजाइन है उसका उस HTML पेज के हिसाब से होता है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाते हैं तब आपको पता नहीं होता कि फंक्शन कहाँ बना रहे हैं। तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी ओनली, और जब आप लाइब्रेरी ओनली बनाते हैं तो इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, तभी तो ये इंडिपेंडेंट होगी। तो ये किसी भी पेज के स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अदरवाइज ये तो डिपेंडेंट हो जाएगी, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, मतलब इसकी इंडिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आया पिक्चर में, यहाँ पर पिक्चर बनी किसकी, डेटा आर्गुमेंट की, फंक्शन विथ आर्गुमेंट, सो दैट द फंक्शन कैन वर्क विथ एनी एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट और एनी HTML पेज। तो प्रॉब्लम क्या है, समझ में आ गई ना भाई। तो चलिए, अगर मैंने इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि अगर मैंने इसका आईडी txt की बजाय T1 किया, ठीक है, इसका आईडी मैंने कर दिया T1, तो यहीं पर हमारा फंक्शन काम करना कर देगा बंद। अब देखिए, मैंने लिखा रमेश और हमने किया ऐड टू पैराग्राफ, कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसे तो चाहिए txt और हमने क्या दिया, T1। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी passing parameter to function। so next topic will be passing parameter to function। हो गया, इसी पे लिख दिया, कोई बात नहीं। passing parameter to function, पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन और पैरामीटराइज फंक्शन इसे कह सकते हैं।
the function must not be bound to the structure of the HTML पेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, must not depend on the IDs of control। They will only contain the logics and the data or value will be taken from argument inside the function। ठीक है, in JavaScript we can pass or create variant type of argument। variant का मतलब यहाँ पर है कि आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने कर दिया ऐड नंबर। ठीक है, एक्स एंड क्या दे दिया भाई, ये कह रहा कि आप मुझे दो नंबर दीजिए, फर्स्ट विल बी एक्स एंड सेकेंड विल बी वाई। और हमने यहाँ पे लिखा s इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या फिर आपने लिखा नंबर एक्स, आपने हो सकता है टाइप कास्ट करके ना दिया हो, एंड नंबर वाई। अब इस प्रोग्राम पे एक केवल कंपलसरी चीज ये है कि आपको यहाँ पर x और y पे वैल्यू देनी है। क्या देनी है, वैल्यू। और उस वैल्यू को ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नंबर में। अगर आप नंबर देंगे तो भी नंबर में कन्वर्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने टेक्स्ट फील्ड का नाम यहाँ पे दे दिया एक्स वाई की जगह, तो उसके डेटा को भी नंबर पे कन्वर्ट करेगा, नंबर पे कन्वर्ट करेगा। और इस डेटा को दिखाएगा कहाँ, अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग। कल ये भी मैंने सिर्फ समझाया था। कंसोल डॉट लॉग में गए और हमने लिखा सम इक्वल टू प्लस करके हमने लिख दिया एस। कंसोल डॉट लॉग इसलिए किया क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो पिछला जो लिखा हुआ है बॉडी पे वो ओवर राइट हो जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग के बजाय हम यहाँ पर किसी कंट्रोल पे भी लिख सकते हैं। तो वो चीज तीसरे वाले पे लिखना, चौथे पे लिखना। तो पहले इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देखिए। ये हमारे पास फंक्शन हुआ, देखते हैं फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी। कॉलिंग ऑफ फंक्शन, बच्चे कंफर्म करो भाई एक बार, वॉइस और स्क्रीन सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। देखिए कॉलिंग ऑफ फंक्शन आप कैसे कर सकते हैं, ऐड नंबर आपने 20 एंड 40 दे दिया, चलेगा। ठीक है, ऑन क्लिक में लिखेंगे, मैं सिर्फ लिख समझा रहा हूँ। ऐड नंबर आप मान के लिए t1 डॉट वैल्यू एंड t2 डॉट वैल्यू लिख सकते हैं। हियर द t1 एंड t2 ऐसा मान लेते हैं, दिस आर नेम ऑफ टेक्स्ट फील्ड, आर द नेम ऑफ टेक्स्ट फील्ड। अब आपके पास अगर टेक्स्ट फील्ड का नाम n1 n2 है तो आप यहाँ n1 n2 लिख दीजिए। ठीक है, AB है तो आप AB लिख दीजिए। बट यहाँ पर डॉट वैल्यू लिखना है। क्यों लिखा मैंने वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मैंने x और y को डायरेक्टली टाइप कास्ट किया है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे वैल्यू नहीं t1 t2 लिखना है, ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, फिर दोनों को प्रोग्राम इकट्ठा बना लेते हैं। इफ वी वांट टू पास only the id to the function, then during the function definition we will assume the arguments as HTML element, and further we will use the
वैल्यू और इनर HTML एट्रीब्यूट विथ देम। मतलब समझिएगा, अगर हम चाहते हैं कॉलिंग करते समय केवल कंट्रोल का नेम दे दें T1 एंड T2, तो T1 एंड T2 मतलब वैल्यू नहीं जाएगी, उस कंट्रोल की आईडी जा रही है। अगर आईडी जाएगी फंक्शन के अंदर एक्स और वाई के अंदर, तो आईडी को थोड़ी ना जोड़ना है, हमें तो उनकी वैल्यू जोड़ना है। तो डॉट वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी फिर, अगर वहां से हम आईडी भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन हमने बना लिया ऐड, ठीक है, और यहाँ एक्स और वाई दिया। और हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स और वाई हैं ये एलिमेंट हैं, ना कि वैल्यू। एज्यूमिंग दैट एक्स एंड वाई आर द आईडी और एलिमेंट। हमने ऐसा मान लिया कि हमें एक्स और वाई पे वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि आईडी चाहिए, किसका, जिस कंट्रोल पे आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोई नया वेरिएबल बना a इक्वल टू नंबर x डॉट वैल्यू एंड b इक्वल टू नंबर x y डॉट वैल्यू, देन c इक्वल टू a प्लस हमने क्या किया b। x और y को नहीं जोड़ा बल्कि a प्लस b किया, मैंने एक x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। कॉलिंग में क्या करना होगा, अब कॉलिंग करते समय आपने लिखा ऐड एंड डायरेक्टली आपने क्या भेज दिया T1 एंड T2, T1 एंड T2। यहाँ पर डॉट वैल्यू नहीं लिखा, तो कुल मिला के एक जगह तो डॉट वैल्यू लिखनी है, या तो यहाँ पर आप वैल्यू भेजेंगे। तो ये पहले से हमें डिसाइड करना है, और प्रॉपर तरीका ये है जो सेकंड वाला हम ये बना रहे हैं। क्योंकि जब आप HTML के लिए कोई फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर बेसिकली आपको आईडी ही देनी रहती है, जिस पे काम करना आप आईडी दीजिए और फंक्शन को कह दीजिए कि आप इसकी वैल्यू पर काम कर लीजिए। तो यहाँ पर T1 T2 दिया, अब T1 एक आईडी हो गई, T2 एक आईडी हुई, आईडी एक्स एंड वाई पे कॉपी हुई, और उस आईडी किसने निकाली वैल्यू, वाई ने दूसरे आईडी की वैल्यू निकाली और उसको क्या किया ऐड। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दोनों को करके देखेंगे। और आज हम ये भी देखेंगे अलर्ट अलर्ट क्या होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी इस सिचुएशन पे काम नहीं करता, क्योंकि वो पेज को ओवरराइट करता है। कंसोल डॉट लॉग यूजर को नहीं दिखाएगा, वो तो डेवलपर के लिए है। तो उसका तरीका क्या होगा वो भी हमें समझना रहेगा। तो चलिए एक प्रोग्राम हम यहाँ पर जाते हैं और हमने स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन ऐड वन। यहाँ पर एक्स और वाई दिया, ठीक है, यहाँ पर ऐड वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या माना, एक्स एंड वाई आर द वैल्यू। अगर हम वैल्यू मान के चल रहे हैं तो हमें सिर्फ क्या लिखना होगा, नंबर ऑफ एक्स एंड प्लस नंबर ऑफ वाई, एंड कंसोल डॉट लॉग सम इक्वल टू प्लस सी। और दूसरा फंक्शन बनाया मैंने सिर्फ ऐड का, और हमने क्या माना कि यहाँ पर एक्स और वाई वैल्यू नहीं है बल्कि ये क्या है, आईडी। अगर इनको हम आईडी एज्यूम कर रहे हैं तो सी इक्वल टू नंबर, यहाँ पर एक्स डॉट वैल्यू लिख दीजिए प्लस नंबर वाई डॉट वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, या फिर टाइप कास्ट करके और बी में ला लीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पे तो कंसोल डॉट लॉग नहीं बल्कि मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इक्वल टू प्लस सी। ये दो फंक्शन है आपके पास, दोनों को कॉल करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क है। देखिए हम यहाँ पे न्यू फाइल कर रहे हैं, कंट्रोल एस js example 6.html। हमें अपनी फाइल को लिंक करना होगा, तो स्क्रिप्ट src इक्वल टू assets/js/myscript.js। हमने यहाँ पे फ्री टैग लगाया, एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, एंड आईडी इक्वल टू, चलिए इसकी आईडी हमने दे दी n, ठीक है। देन हमने लिखा एंटर सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ भी टेक्स्ट दिया बट इसकी आईडी हमने दे दी m, दो आईडी हो गई। देन हमने यहाँ पे लिखा बटन,
ऐड नंबर्स। अब देखिए इस बटन पे क्या करना होगा, मुझे जब फंक्शन कॉल करेंगे अब आप, तो ऑन क्लिक इक्वल टू, कौन सा फंक्शन हमने बनाया था, ऐड। दो फंक्शन बने भाई, एक है, एक का नाम है ऐड और एक का नाम है ऐड वैल्यूज। दो फंक्शन है मेरे पास, ऐड वैल्यूज ऐड, और एक ऐड कंटेंट है, उसका काम यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड वैल्यूज को लिखूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखा ऐड वैल्यूज तो मुझे लिखना होगा एन डॉट वैल्यू एंड एम डॉट वैल्यू, दोनों की वैल्यू पास करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक्स और वाई को सीधे जोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए उसको मैंने किया रन, ओपन इन ब्राउजर। यहाँ पे कोई भी डेटा दिया 33 एंड 4 ऐड नंबर, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है। कंसोल डॉट लॉग कहाँ दिखेगा, कंसोल पर। ऐड वैल्यूज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखते हैं कहाँ पर दिक्कत हो सकती है भाई, यहाँ पर ये देखते हैं पहले कि यहाँ लिंकिंग में कोई दिक्कत तो नहीं। माई CRIP स्क्रिप्ट डॉट, हाँ यहाँ पर आईडी, ठीक है, आईडी करके देखते हैं भाई। अगेन यहाँ पे कुछ वैल्यू दी, यहाँ भी कुछ वैल्यू दी हमने। ऐड नंबर, ऐड वैल्यूज नॉट डिफाइन कह रहा है, दैट मीन या तो लिंकिंग में कुछ दिक्कत हो रही है। VALUES वैल्यूज, ठीक है, फंक्शन ऐड वैल्यूज, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर asset.js my script.js, asset/js/my script.js एंड स्क्रिप्ट, यही तो है ना हमारा assets/js के अंदर my script.js, ठीक है। ये भी यहाँ भी तो लिंकिंग थी, लिंकिंग तो सेम है। ये देखिए यहाँ पर आप इस कंसोल पे जब जाएंगे तो दिखेगा, आपको दिख रहा है ना, या मैं जूम करूं, इधर इस साइड पर जहां में मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख जाएगा क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल टू 49। फिर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दो बार लिख गया। यहाँ पे वैल्यू मैंने चेंज की 50 किया तो यहाँ पर सम इक्वल टू, देखिए नीचे 94 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल किया, सिर्फ ऐड फंक्शन क्या कह रहा है कि उसे वैल्यू नहीं आईडी चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो वहां से निकाल ही रहा है। तो अब ये दिक्कत देगा, दैट मीन्स ऐड फंक्शन पहली चीज तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट और राइट करेगा, तो इसे ओवर राइट करेगा। लेकिन अभी यहाँ पर इनवैलिड रेफरेंस आ रहा है, ये कह रहा है कि असाइनमेंट में डॉट वैल्यू नहीं निकाल पाएगा ऐसे ही। अगर हम कर रहे हैं ऐड फंक्शन तो देन वी हैव टू पास एन एंड एन, ओनली द आईडी शुड बी पास। मैंने रिफ्रेश किया 4 एंड यहाँ पर दे दिया 46 एंड 66। इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड असाइनमेंट कहाँ पर आ रहा है, HTML। क्या दिक्कत दिख रही है, कुछ दिक्कत दिख रही है? अच्छा, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसको सही किया और हमने कोई वैल्यू यहाँ पर बना दी। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा पेज ओवर राइट हो रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा पेज ओवर राइट हो रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो वापस आ रहा है। कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं तो इंस्पेक्ट में जाके देखना पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं इस वैल्यू को यहाँ पर लाना है, इसके नीचे मुझे कोई तीसरा टेक्स्ट फील्ड बनाना है, इन एंड आउट पैरामीटर की बात आ रही है। यहाँ पर हमने एक नया पैरामीटर नया एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया, इसके लिए रिजल्ट के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड आईडी इक्वल टू, हमने इसका आर दे दिया, ठीक है, एंड रीड ओनली किया इसको। मैं चाह रहा हूँ रिजल्ट यहाँ आना चाहिए, रिजल्ट किस पे आना चाहिए, आर में। रिजल्ट किस पे आना चाहिए, आर पे। तो अब
रिजल्ट अगर आर पे दिखाना तो दो ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन ये है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करें, बट वही प्रॉब्लम होगा कि ये किस पे बिजी हो जाएगा, ये बाउंड हो जाएगा आर पे। तो यहाँ पर अब मुझे तीन आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। तीसरा आर्गूमेंट जिस पर रिजल्ट मुझे चाहिए, द आर्गूमेंट दैट रिसीव द रिजल्ट बैक टू द सर्वर, दैट इज नोन एज आउट पैरामीटर। और ऐसे पैरामीटर जिससे डेटा हम फंक्शन को दे रहे हैं एक्स एंड वाई, ये कहलाएगा इन पैरामीटर। ठीक है, तो पहले एग्जांपल बना लेते हैं, देन थ्योरी समझाएंगे आपको। जब भी जावा स्क्रिप्ट के केस में आपको किसी तीसरे वेरिएबल पे या किसी कंट्रोल पे डेटा बैक चाहिए, यहाँ पर डेटा चाहिए, आप चाहते हैं यहाँ डेटा लिख दें, तो मुझे इस आर्गूमेंट को भी फंक्शन में पास करना पड़ेगा। देखिए कैसे, हमने कहा ऑन क्लिक ऐड एन कॉमा एम कॉमा आर लिखा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वैल्यू तो पास हो रही है, लेकिन आखिरी पैरामीटर, द लास्ट पैरामीटर मे बी और मे नॉट बी एनी आउट पैरामीटर, या तो सारे इन होंगे या फिर हम लास्ट में, बीच में आउट नहीं जाएगा। लास्ट वाला पैरामीटर इसलिए देंगे जिसमें हम रिजल्ट को वापस लाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने आर दिया, ठीक है। अब रिजल्ट को वापस मैं यहाँ लेना कर चाहता हूँ, तो फंक्शन बनाते समय यहाँ भी मुझे तीसरा आर्गूमेंट देना पड़ेगा एक्स वाई एंड जेड। फंक्शन में क्या लॉजिक लगाया कि भाई एक्स एंड वाई इन पैरामीटर हैं, एक्स एंड वाई आर द इनपुट पैरामीटर एंड जेड आर आउट पैरामीटर। आउट मतलब जिस पर मुझे गेट बैक द रिजल्ट, जिसको रिजल्ट देना, तो सिंपली मुझे लिखना देखिए यहाँ पे जेड डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, बस हो गया। मैंने कहा एक्स और वाई की वैल्यू जोड़नी है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आए किसको दे दो, जेड को। और जेड की भी किसे, वैल्यू को, बिकॉज जेड विल रिप्रेजेंट एनी आईडी। तो जो भी आईडी जेड में आई होगी, जो भी आईडी जेड में आई होगी, उसकी वैल्यू पर आपको किसे सेट करना है, सी को डाल देना है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू जेड में आई है उसकी, जो भी आईडी जेड पे आई है उसकी वैल्यू पे सी डाल दो। अब यहाँ पर अगर मेरे इसका आईडी आर है तो आर लिख दो, इसका आईडी पी है तो पी लिख दो, जेड है तो जेड लिख दो, जो भी इसकी आईडी आप यहाँ पे दे दीजिए, तो रिजल्ट बैक होके वहीं पे वहीं के वहीं पहुंच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कोई भी दो डेटा दिया 34 एंड 44 ऐड नंबर। ओहो, अभी तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा है, दैट में रिफ्रेश नहीं किया, क्या रिफ्रेश तो कर लिया था, एक मिनट। कंट्रोल एस यहाँ भी किया और कंट्रोल एस यहाँ भी किया। ऐड, ऐड पे चेंज किया ना मैंने, हाँ ऐड पे चेंज किया है। ये रिफ्रेश किया हमने, 34 44 एंड नंबर, ये देखिए 78 यहाँ पर आ गया। तो जिससे डेटा लेना है वो आर्गूमेंट, और जिस पर डेटा बैक करके लाना है वो आर्गूमेंट, ये दोनों ही मुझे यहाँ देने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल और देखिए। तो यहाँ पहले इस एग्जांपल की कॉपी कर लेते हैं। पैरामीटर्स which are the parameters which are used to read the data inside the function are called as input or in parameter. Mostly user passes the values for them, values or id for providing value. आउट क्या होते हैं, आउट पैरामीटर which is used to get back the result outside of the function. Outside of the function is known as out parameter. Mostly it is the last argument of the function.
आउट पैरामीटर, तो दिस वे वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अगर कोई पूछे क्या जावा पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो यस, नॉट यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड, आगे रिटर्न भी आएगा, नॉट यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड बट यूजिंग द आउट पैरामीटर। आप मल्टीपल पैरामीटर, एक में आपने सम ले लिया और एक में डिफरेंस ले लिया, दो दो लाख आखिरी के दोनों दे दिया आपने, एक में सम की वैल्यू आ रही, एक में डिफरेंस की वैल्यू आ रही, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ये हो गई माई स्क्रिप्ट डॉट सी एस। शिफ्ट एंड टैब नहीं काम कर रहा है, कंट्रोल टैब भी काम नहीं कर रहा है। चलिए लिखा रहने देते हैं, सोच रहे थे थोड़े से फंक्शन अलाइंड हो जाते इधर, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में अलाइनमेंट करके मैं भेज दूंगा। एचटीएमएल पेज, एचटीएमएल पेज इसका रहा ये वाला। अच्छा ये वर्ड अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो उसका डिजाइन ना जाए, ठीक है आ गया। ठीक है, तो इन पैरामीटर एंड आउट पैरामीटर, कुछ एग्जांपल और देखिएगा। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, अब पहले एचटीएमएल बना लेते हैं, फिर उस हिसाब से डिजाइन करेंगे जावा स्क्रिप्ट। एचटीएमएल कहाँ बनेगा, मेन प्रोजेक्ट के अंदर नई फाइल बनाएंगे। जीएस एग्जांपल 7.html, enter some text, input type इक्वल टू टेक्स्ट, id इक्वल टू हमने दे दिया t1 ब्रेक, और नीचे हमने एक बनाया div width 100%, और कुछ भी नहीं दिया, एंड हमने थोड़ा फॉन्ट दे दिया, फॉन्ट साइज 14 px, एंड फॉन्ट फैमिली कोरवेल। ये हमारा डिवीजन है। देखिए हम क्या चाह रहे हैं, कल हमने एक बटन बनाई थी यहाँ पर ऐड करने के लिए, और आज हम चाह रहे हैं हम टाइप करने के बाद जैसे ही टैब प्रेस करें उसके बाद वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए, किस पर, डिव के अंदर। मतलब हम बढ़ रहे हैं कुछ अदर इवेंट हैंडलर की तरफ। हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हुआ, पासिंग पैरामीटर जो इन आउट पैरामीटर, सम इवेंट हैंडलर, और इस केस में हम अभी पढ़ने वाले हैं ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन की अप और की प्रेस। एक ही बात है, की अप करके देख लेना, की डाउन करके देख लेना, की प्रेस करके देख लेना, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, सिर्फ इतने आज के लिए, इतने ही। ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन की अप, ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। कनेक्शन चल रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ऑन चेंज, when we change the content of any input
एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट दैट मीन्स या तो टेक्स्ट फील्ड हो सकता है, या सेलेक्ट हो सकता है, रेडियो हो सकता है, चेक बॉक्स। रेडियो एंड चेक बॉक्स में तो इसका काम नहीं, हाँ रेडियो एंड चेक बॉक्स भी हो सकता है, रेडियो चेक बॉक्स। अगर इनके कंटेंट को चेंज करते हैं, मतलब हमने एक को चेक किया तो दूसरे को चेक किया, उसी तरह से एक हमारे पास रेंज कंट्रोल आता है जिसको स्क्रॉल करने का काम में आएगा। रेंज कंट्रोल नहीं पड़ा होगा तो आप दिखा देंगे कैसे काम करेगा। तो किसी भी इनपुट कंट्रोल पे हम वैल्यू चेंज करें एंड देन मूव टू नेक्स्ट कंट्रोल और प्रेस टैब। चेंज करने के बाद जो भी वैल्यू मैंने लिखी है या पहले से लिखी है उसमें कोई भी चेंज किया तो उसको मिटा दिया टेक्स्ट फील्ड में जो लिखा है, या कुछ नया लिख दिया, उसके बाद टैब किया मतलब उसके बाहर आ गए, मूव टू द नेक्स्ट कंट्रोल। जैसे हम बाहर जाएंगे उस टाइम पर कौन सा इवेंट अकर होगा, ऑन चेंज अकर होगा। ठीक है, चेंज करके जब बाहर जाएंगे तो ऑन चेंज अकर होगा। और हम चाहते हैं कि जैसे ही फोकस आउट हो, भले ही हम चेंज करें या ना करें, उससे हम कहते हैं ऑन ब्लर। दोनों को करके दिखाते हैं। इट इज मच सिमिलर टू ऑन चेंज but it will occur each time when we go, when the cursor lost focus, that means go outside of the input control, no matter value is changed or not। हम चाहते हैं अगर मेरा कर्सर बाहर जा रहा है टेक्स्ट फील्ड के तो ये इवेंट होनी चाहिए, ये वाला कोड चलना चाहिए, भले ही मैंने इसमें कोई चेंज किया है कंटेंट में या ना किया हो। तो जितनी बार फोकस जाए और फोकस बाहर जाए, देखिए हमने टैब करके उसके अंदर पहुंचे, फोकस इन हुआ, फिर टैब करके बाहर निकले तो फोकस आउट हुआ। तो जितनी बार फोकस आउट होगा, जितनी बार बाहर जाएगा कर्सर हमारा, उतनी बार ये होना चाहिए, इसे बोलते हैं ऑन ब्लर। लेकिन चेंज करने के बाद अगर मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया, हम गए तो कंट्रोल पे लेकिन हमने उसमें ना तो कोई कंटेंट बढ़ाया ना ही कुछ कट किया, हम बिना कुछ चेंज किए बाहर निकल गए, तो ऑन चेंज अकर नहीं होगा। ऑन चेंज तभी अकर होगा जब उस पर कुछ लिखा गया होगा या कुछ डिलीट किया होगा हमने, या उसका सिलेक्शन चेंज किया होगा तो ऑन चेंज चलेगा, अदरवाइज ऑन चेंज अकर नहीं होगा, जबकि ऑन ब्लर हर बार अकर होगा। तो दोनों का एग्जाम्पल अब देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर एक प्रोग्राम हमने बनाया, इस डिव पे मुझे लिखना है कंटेंट को। कंटेंट ऐड करने के लिए हमने एक अपना जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाया था और इस फंक्शन को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं आज। ऐड कंटेंट, देखिए दो आर्गुमेंट, जिसका कंटेंट ऐड करना सोर्स, और एक हमने लिख दिया टारगेट। वेरिएबल के नाम है, आप एक्स वाई लें, ए बी लें, सी डी लें, कुछ भी लें, हमने सोर्स टारगेट लिख दिया। जिससे डेटा लेना उसका नाम सोर्स है, जहां पे दिखाना उसका नाम टारगेट है। ठीक है, जहां से लेना उसका नाम सोर्स है, जहां पे दिखाना उसका नाम टारगेट है। मैंने यहाँ सिंपली लिखा टारगेट के इनर एचटीएमएल में, टारगेट हमने पहले देखिए, वी आर प्रोग्रामर, हमें सोच के रखना है कि फंक्शन हमें कहाँ पर अप्लाई करना है, डिवीजन के लिए है या फिर टेक्स्ट फील्ड के लिए है। तो हमने ऐसा ज्यूम किया हुआ है कि जो हमारा टारगेट है वो कोई डिवीजन या पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है, बट जो सोर्स है वो कोई टेक्स्ट फील्ड होगा। तो टारगेट की नर एचटीएमएल में सोर्स का क्या डाल दो, वैल्यू। उसके बाद सोर्स को क्या कर देना है, सोर्स का वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू कुछ भी नहीं किया फिलहाल, अभी इतना देखिए आप। ऐड कंटेंट को मुझे कॉल करना पड़ेगा। ऐड कंटेंट को कॉल कहाँ करना, देखिए ये हमारा टेक्स्ट फील्ड रहा और टेक्स्ट फील्ड पर मैंने लिखा ऑन चेंज इक्वल टू ऐड कंटेंट। ठीक है, किसका कंटेंट, सोर्स है T1, किस वाले पे डालना है, इस डिवीजन पर। डिवीजन का आईडी क्या है भाई, डिवीजन का आईडी में डाल देता हूँ आईडी इक्वल टू D1, आईडी इक्वल टू D1। तो टारगेट हमारा D1, तो हमने लिखा सोर्स T1 एंड D1। तो T1 का डेटा लेगा और D1 पे डालेगा, कब, कहीं कोई बटन नहीं बनी, ऑन चेंज, दैट मीन्स जब भी इस पे लिखने के बाद हम टैब दबाएंगे बाहर आएंगे। तो देखिए मैंने इसको किया रन, हमने लिखा हेलो और टैब प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ। फिर से देखिए जरा दिक्कत क्या है, पहले इसको
देखना जरूरी रहेगा। इंस्पेक्ट कोड करो और देखो दिक्कत ये होगी हमने लिंक नहीं किया किसको, फाइल को। तो जब फाइल लिंक नहीं है तो चलेगी नहीं। तो हमें जाना होगा स्क्रिप्ट src assets/js/myscript.js। अगेन हमने रिफ्रेश किया, राम लिख के टैब, देखिए टैब दिखा, राम नीचे आ गया। फिर मैंने इसको लिखा मोहन और हमने लिखा टैब प्रेस किया तो मोहन आ गया राम की जगह। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेकिन कोई चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ टैब किया तो कोई चेंज नहीं होगा भाई, मोहन का मोहन ही लिखा रहने वाला है, चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इस कंटेंट पे कोई चेंज नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने इसको बैक किया कंटेंट चेंज हुआ। अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ भी मोहा हो गया, नया कंटेंट ऐड नहीं कर रहा है बल्कि पुराने को अपडेट कर रहा है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ नया ऐड हो हर बार या उस पर मर्ज होता चला जाए तो हमने कल क्या किया था, हमने किया था यहाँ पर इनर HTML प्लस इक्वल टू, मतलब जो पहले से लिखा है उसे तो लिखा रहने देना है, प्लस उसी में ऐड कर देना है नया वैल्यू, प्लस साथ ही साथ क्या कर देना, ब्रेक। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको ब्रेक भी किया, अब और क्लियर होगा। इस कंटेंट को कर देते हैं हिडन। हमने लिखा मोहन, टैब किया, देखिए मोहन आ गया नीचे, फिर टैब करके हम इस पे गए और फोकस भी हम वापस वहां पे कर लेते हैं, डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम केवल फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चेंज है कहाँ पे करेंगे, फंक्शन में, सोर्स डॉट फोकस, बस सोर्स डॉट फोकस। काम करने के बाद फोकस हमारा यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए ताकि हम उस पर वापस से चेंज कर सकें। देखिए हेलो टैब, बाद ये फोकस क्यों नहीं गया भाई, और हमने हेलो के बाद फिर देखिए स्पेस करके हमने लिखा, कहाँ पर अटक गया, हेलो, और हेलो के बाद स्पेस करके फिर मैंने सिर्फ स्पेस लिखा और टैब किया तो देखिए हेलो के बाद नीचे फिर से हेलो आया, क्योंकि मैंने कुछ तो चेंज किया, स्पेस ही क्यों ना लगाया हो। फिर मैंने स्पेस को हटा दिया, फिर से मैंने टैब प्रेस किया तो फिर से हेलो आया, फिर मैंने इसको हटाकर कुछ लिख दिया राम और फिर से मैंने टैब किया तो राम आया। टैब नहीं, अगर आप मैं माउस भी बाहर निकालूंगा रमेश करके और बाहर मैंने क्लिक किया तो देखिए बाहर कहीं भी जाएगा मेरा कर्सर तो ये प्रिंट होगा। लेकिन इस बार मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ टैब किया तो देखिए रमेश के आगे कोई दूसरा रमेश नहीं आया। तो दैट मीन्स ऑन चेंज तभी चलेगा जब कंटेंट में कोई चेंज हुआ होगा, अदरवाइज ऑन चेंज नहीं चलने वाला। अगर हम चाहते हैं हर बार जितनी बार फोकस इन आए और फोकस आउट हो उतनी बार यहाँ पर इवेंट अकर होनी चाहिए हर बार, तो आप इसे कर दीजिए ऑन ब्लर। तो ब्लर कहता है कि जितनी बार चेंज होगा उतनी ही बार इवेंट अकर होता रहेगा। यहाँ पर भी आप चाहे ना तो थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑन फोकस अगर आ रहा है तो आप एक काम करें इसका कलर बदल दें। तो ये सारी चीज़ तो आप एच ओवर से भी कर सकते हैं, ऑन फोकस से कर सकते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लगाकर, तो वो सारी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ अभी। अब यहाँ पर देखिए ऑन ब्लर किया मैंने, ऑन ब्लर, अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा राम, मैं बाहर क्लिक किया राम आया, फिर अंदर क्लिक किया फिर बाहर क्लिक किया फिर राम आया, देखिए फिर अंदर क्लिक किया फिर बाहर क्लिक किया फिर राम आया, जितनी बार बाहर हम जा रहे हैं उतनी बार राम आता जा रहा है। ठीक है, हम बाहर क्लिक करते जा रहे हैं, कर्सर उसके बाद भी वहां पहुंच रहा है, तो देखिए बिना चेंज किए भी इवेंट अकर हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ऑन ब्लर, ऑन ब्लर, ऑन चेंज ऑन ब्लर। अब देखिए मैं चाहता हूं लिखने के साथ ही लिखता चला जाए, ऑन की अप, डाउन पे मत करना भाई, ऑन की अप, क्योंकि जब आप छोड़ देंगे लिख के तभी तो ए टाइप किया, जैसे की छोड़ा वैसे ही तो ए बनेगा, दबाते समय थोड़ी ना पहले से पता रहेगा कि ए ही टाइप कर रहा हूं मैं। तो ऑन की अप, जब की हम छोड़ेंगे उस टाइम पर डेटा यहाँ राइट होना चाहिए। तो देखिए अब बढ़िया बेहतरीन आपको एक एग्जांपल मिलेगा, ये मैंने लिखा आर, तो आर टाइप हुआ ए टाइप हुआ MESHKUMAR, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे हर बार ये ऐड होता चला जा रहा नीचे। अब इस तरह के अगर इफेक्ट की बात करें तो मुझे नया लाइन ऐड नहीं करना बल्कि उसके साथ दिखाते चले जाना पुराने को हटाकर, रमेश कुमार उमेश,
तो देखिए जितनी बार मैं की टाइप कर रहा हूँ बिना कुछ ब्लर किए डेटा नीचे ऐड होता चला जा रहा है। इसका प्रॉपर इफेक्ट देखना है तो आप यहाँ पर प्लस इक्वल टू हटा दीजिए। देखिए ये सारी चीज अपने सुविधा के अनुसार लिखने में क्यों हटा दिया, क्योंकि जितनी बार मैं ऐड करूंगा उतनी बार टेक्स्ट तो यहाँ रहेगा ही। ऑटो फिल इसका फॉल्स करें क्योंकि ये नीचे बहुत सारा दिखाता जा रहा है, तो एक काम और करते हैं। इस वाले एग्जांपल का जब आप चाहते हैं टेक्स्ट फील्ड में डेटा नीचे की तरफ हिंट ना दिखाए तो ऑटो कंप्लीट हमें क्या कर देना है, फॉल्स। ऑटो कंप्लीट क्या लिख देना, नो। फॉल्स को लिख दिया, फिर क्यों नहीं ले रहा, ऑफ। ऑटो कंप्लीट ऑफ, ठीक है। देखिए HAMES जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे नीचे भी टाइप कर रहा है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली कि वो हटा कर टाइप कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस इक्वल टू नहीं लिखा है। तो लेकिन हो क्या रहा है भाई, हटाएगा तब भी तो टेक्स्ट फील्ड का पूरा डेटा उठा रहा है ना, तो पूरा डेटा तो है वैसे भी वहां पर है। तो जैसे मैंने ई लिखा तो हमेश को हटाकर उसने हमेश ई टाइप किया, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर सब डिलीट किया तो डिलीट भी साथ साथ हो रहा है। RAM लिखा तो RA को हटाकर फिर राम लिखा होगा उसने, E लिखा तो RAM को हटाकर RAME लिखा होगा, बट इतना फास्ट हो रहा है कि हमें साथ साथ दिख रहा है रमेश कुमार, और मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट भी नीचे हो रहा है, ऊपर टाइप कर रहे हैं तो टाइप भी हो रहा है। ये कौन सा इवेंट है, की अप। और इसकी जरूरत तब पड़ती है, आपने कई बार देखा होगा पासवर्ड टाइप करते हैं लिखते जाते हैं और जैसे ही आपका 8 कैरेक्टर होते हैं मैसेज आ जाता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और जब तक नहीं रहता तब तक यहाँ पे रेड कलर में लिखा रहता है वीक पासवर्ड, या आप ज्यादा लिख दिया तो टिक का साइन आ जाता है। तो उसी टाइम पे काम होता रहता है जिस टाइम पर मैं टाइप कर रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं की अप, ठीक है, इसे हम कहते हैं की अप। और माउस ओवर माउस डाउन भी एक इवेंट होता है। मार्की मैंने लिख दिया सपोज कीजिए, लाइट भी जा सकती है क्योंकि मौसम खराब हो रहा है काफी जोर से। यहाँ पर डायरेक्शन इक्वल टू आप लिखा हमने स्लैश मार्की, कनेक्शन है ना भाई, चला तो नहीं गया, ठीक है। ठीक, देखते हैं यहाँ पे मार्की चलता है कि नहीं चलता है, मार्की तो काम कर रहा है। अब ये देखते हैं मार्की के साथ बाकी चीजें काम कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर हमने एक मार्की में लगा दिया ऑन माउस ओवर इक्वल टू, एक फंक्शन बनाना है। और जावास्क्रिप्ट में एक चीज और बता दें, अगर आपके पास फंक्शन नहीं बना है ना तो आप यहाँ पर इवेंट के साथ इक्वल टू में जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख भी सकते हैं, ठीक है, फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन सपोज कीजिए कि इसका आईडी है, आईडी इक्वल टू हमारी हो गई सपोज कीजिए M1, मार्की है, मार्की की आईडी M1, तो M1 डॉट मार्की की स्पीड के लिए क्या होता है स्क्रॉल अमाउंट, लेकिन जावा स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे कौन सा केस लिखना होगा, कैमल केस। M1 डॉट स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 0, मैंने सीधे सीधे जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा, M1 इज द आईडी ऑफ मार्की। अभी काम नहीं कर रहा है इस वाले ब्राउजर पे, एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जब सेम कंट्रोल की बात होती है तो एक कीवर्ड है यहाँ पे दिस, ठीक है, दिस, जैसे किसी में सेल्फ चलता है वैसे यहाँ पे दिस चलता है, दिस डॉट स्क्रॉल, दिस मतलब करंट की ही बात हो रही है। तो व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई द आईडी ऑफ सेम कंट्रोल देन यू कैन पुट दिस ऑपरेटर और दिस कीवर्ड। जैसे यहाँ पर अगर बात करें ऊपर वाले में देखिए यहाँ पे लिखा T1 इक्वल टू आईडी इक्वल टू T1 एड कंटेंट T1 कॉमा D1। अब T1 मतलब इसी खुद की आईडी दे रहा है, तो जहां पर ये खुद की आईडी दे रहा है वहां पर हम दिस भी लिख सकते हैं खुद के लिए। याद रखें खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा कीवर्ड है, दिस। अगर मैं इसे देखूं कि काम कर रहा है कि नहीं, पहले इस ऊपर वाले पे देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कमलेश, रमलेश, सही ठीक बिल्कुल काम कर रहा है देखिए।
मार्की पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैं टाइप कर रहा हूँ वही का वही टाइप हो रहा है। तो दैट मीन्स दिस कीवर्ड कैन बी यूज्ड इन द प्लेस वेयर वी वांट टू पास द आईडी ऑफ सेल्फ कंट्रोल। खुद की आईडी जहां भी पास करनी है वहां पर आप दिस टाइप कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं। उसी तरह से यहाँ पे दिस डॉट स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 0 किया है, मतलब खुद का स्क्रॉल अमाउंट कर दो 0, कब? जब माउस ओवर हो। लेकिन इस वाले ब्राउजर पे काम नहीं कर रहा है, काम करते हैं इसके कंट्रोल सी किया, क्योंकि ये डेप्रिकेटेड हो गया है, और जब कोई टैग डेप्रिकेटेड होता है तो कुछ ब्राउजर सपोर्ट करना उससे बंद कर देते हैं। मैं जा रहा हूँ मोजिला पे, और देन हम क्रोम पे देख लेंगे, किसी न किसी पे चलेगा ये। वेट करेंगे थोड़ा, मोजिला हमारा चालू हो जाए। ये हमने किया पेस्ट एड्रेस को, सेम हमने यहाँ पे चलाया, ये देखिए मोजिला पे चल रहा है, माउस ले गए और हमारा स्क्रॉल अमाउंट हो गया 0। ठीक है, माउस ले गए और जैसे ही माउस ले गया मैं इसके ऊपर ओवर किया है, ओवर, तो स्क्रॉल अमाउंट क्या हुआ? 0। लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे आउट करें, माउस आउट, तो वापस ये चलने लगी। क्या लिखा मैंने? ऑन माउस ओवर। मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया था, मैंने यहीं के यहीं इसको यूज कर लिया। तो दिस वे यू कैन, I want to tell you how you can use the simple JavaScript or single line JavaScript at the same place where you are using the event handler। फिर मैं लिखा on mouse out, मतलब जब माउस हटेगा तो this dot scroll amount equal to 5। 5 एक वैल्यू है, और डिफॉल्ट स्क्रॉल अमाउंट भी 5 रख देता हूँ इसका। तो डिफॉल्ट स्क्रॉल अमाउंट के लिए स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 5। ये देखिए 5 तो पहले से ही मैंने सेट किया है, लेकिन जब माउस जा रहा है तो ये क्या हो रहा है? स्क्रॉल अमाउंट 0, एंड जब माउस आउट हो रहा है तो स्क्रॉल अमाउंट हो रहा है 5। कुछ चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर स्क्रॉल अमाउंट का जो नेम है, एट्रीब्यूट है, वो किसी भी केस में लिख सकते हैं, स्क्रॉल अमाउंट लोअर में, अपर में, बट लोअर पे लिखना है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर कैमल केस ही फॉलो होगा, स्क्रॉल का स्क्रॉल छोटा, अमाउंट का एक कैपिटल। अब देखिए, तो ये वाला इफेक्ट आपको मिलेगा, स्क्रॉलिंग चल रही है और जब माउस ले जाऊंगा तो स्क्रॉलिंग रुक जाएगी, और जैसे माउस हटाऊंगा वापस स्क्रॉलिंग चालू होगी, और फिर माउस ले जाऊंगा वापस स्क्रॉलिंग रुक जाएगी। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? माउस आउट एंड माउस ओवर। माउस ओवर दैट माउस का जाना, एंड माउस आउट मतलब माउस का हट जाना। माउस हटा हुआ है, फिर मैं माउस ले जा रहा हूँ, तो देखिए होता है। तो हमने लिख लिया दिस कीवर्ड। ठीक है, क्या पढ़ लिया हमने? दिस कीवर्ड। कीवर्ड when we pass when we want to pass the id of same control to the js function। जब भी आईडी सेम कंट्रोल की देनी हो तो आप सेम कंट्रोल की आईडी ना यूज करके आप क्या लिखेंगे? दिस कीवर्ड। ठीक है, दिस लिख देंगे वहां पर। तो हमने क्या क्या देख लिया? ऑन चेंज देखा, ऑन ब्लर देखा है, और हमने देख लिया ऑन चेंज, ऑन ब्लर, की अप, हाँ देख लिया, ऑन माउस ओवर एंड माउस आउट। ये सारा हमने आज का ऑब्जेक्टिव कर लिया है कंप्लीट, और अपना टाइम भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सारे प्रोग्राम मैं आपको भेज दूंगा, एक बार आप चला लेना, और कोई भी डाउट होना तो पूछ लेना। जो मैंने CSS का क्या समझना चाह रहे हो? पैरामीटराइज, देखो पैरामीटराइज ये है। एक चीज़ और पहले बता दूं कि मैंने एक जो CSS का असाइनमेंट दिया था वो कोई बच्चा कर क्यों नहीं रहा है। केवल एक हमें मिला है असाइनमेंट आउटपुट, उसका मुझे सोर्स कोड चाहिए, सोनालिका, उसका सबका सोर्स कोड भेजो। और बाकी लोग भी बनाए असाइनमेंट जो दिया हुआ है, तो अब जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट आएगा। देखो पैरामीटराइज फंक्शन ये होता है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं किसी वैल्यू के साथ काम करने के लिए, कोई भी वैल्यू के साथ काम करने, वैल्यू हो सकता है कोई टेक्स्ट फील्ड की हो,
हो सकता है कि किसी बटन की वैल्यू हो, ठीक है, लेबल की वैल्यू हो, या फिर रेडियो बटन, चेक बॉक्स, किसी भी वैल्यू पे काम करना कुल मिलाकर। तो जैसे मुझे सपोज के दो नंबर जोड़ना है, तो जब भी नंबर जोड़ना होगा तो उसको डेटा चाहिए। भाई दो नंबर कहाँ से आएंगे? तो जब भी फंक्शन बनाइए और फंक्शन अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किसी डेटा पर, तो डेटा को रिसीव करने के लिए यहाँ पर आप छोड़ दीजिए वेरिएबल। जितने भी डेटा आपको चाहिए वहाँ यहाँ पर उतने वेरिएबल बना दीजिए, और ये मान लीजिए फंक्शन बनाते समय कि यही मेरा डेटा है। ठीक है, क्या मान लीजिए कि यही मेरा डेटा है। अब क्योंकि हम HTML पे काम कर रहे हैं ना कि पाइथन पे, पाइथन होता तो ये डेटा होता, लेकिन HTML के केस में डेटा कहाँ से आएगा? किसी न किसी HTML कंट्रोल से आएगा। तो हम क्या मानते हैं कि ये जो आर्गूमेंट है ये डेटा नहीं है, बल्कि ये आईडी है, ये उनके नाम है या उनकी आईडी है जहां से मुझे डेटा मिलेगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया कि भाई ऐड वैल्यू, और यहाँ पर हमने कहा दो आईडी मुझे मिलेंगी, एक एक्स में और एक वाई में, जहां से डेटा मिलेगा मुझे। और ये कौन देगा? जब ये फंक्शन कॉल करेंगे। उस सिचुएशन पे हमने एक्स और वाई दिखा, और जब ऐड करना था तो हमने कहा ये तो आईडी है, तो एक वैल्यू एक्स से उठा लो और एक वैल्यू वाई से उठा लो। तो नीचे ऊपर वाले पे मत ध्यान देना, वो तो पुराना था, ये वाला है एक्स और वाई। तो मैंने लिखा एक्स डॉट वैल्यू, मतलब जो भी आईडी एक्स में आएगी, जो भी कंट्रोल का नाम एक्स में देगा यूजर, उसका वैल्यू उठाओ और जेड का वैल्यू उठाओ और इन दोनों को जोड़ लो। ठीक है, तो जब आप पैरामीटराइज फंक्शन, जब पैरामीटर क्या, जब आप फंक्शन बनाते हैं पैरामीटराइज ही बनाना है। मान लीजिए फंक्शन, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि आप एम्पटी फंक्शन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, नहीं तो पैरामीटराइज ही बनाना है। तो पैरामीटराइज फंक्शन कहता है कि जब भी आपको डेटा चाहिए तो यू हैव टू प्रोवाइड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो फंक्शन को डेटा कहाँ से मिलेगा? आपसे नहीं मांगेगा, ये किससे मांगेगा? अपने आर्गूमेंट से, क्योंकि फंक्शन बनाते समय ये पता नहीं होता कि डेटा कहाँ रखा हुआ है। तो प्रोग्रामर क्या करता है कि ये सेट करता है कि हमारा डेटा एक्स और वाई है, या एक्स और वाई हमारी आईडी है जिस पर मुझे डेटा मिलेगा, और रिजल्ट किसको देना है ये डिसाइड करेगा आखिरी वाला। ये भी एक फंक्शन का तरीका है जावास्क्रिप्ट में कि हमेशा जो आखिरी वाला होगा, मोस्ट ऑफ केस 90% केस में आखिरी जो आर्गूमेंट होता है वो किस लिए होता है? रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो आखिरी वाले को छोड़ के बाकी सारा डेटा एक्सेस करिए और आखिरी वाले पे रिजल्ट डाल दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे सी इक्वल टू लिखा, एक्स एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड किया, और जो भी डेटा आया वो वापस किसको देना है? जेड को। अब जब इसे कॉल करना हुआ, कॉल कहाँ किया हमने? यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे जब कॉल करना हुआ तो वैल्यू एक्स और वाई में किसकी देनी मुझे? इस टेक्स्ट की, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स की। इसकी आईडी एन, इसकी आईडी एम, तो यहाँ पर मैंने दिया एन, यहाँ पे दिया एम। तो ये दोनों डेटा गए इसमें एक्स और वाई में, और ये जिस पे वैल्यू लेनी थी, आर पे लेनी थी, तो यहाँ पर मैंने दिया आर। आर गया किसके पास? जेड के पास। जेड में क्या सेट किया मैंने? सी। तो उल्टा आकर वहां से रिटर्न होकर ये कहाँ सेट हो गया? आर पे, दैट मीन्स इस वाले टेक्स्ट फील्ड पे। बस। तो वैल्यू पास करने के लिए हम लेते हैं पैरामीटर, वैल्यू रिसीव करने के लिए भी लेते हैं पैरामीटर। रिटर्न कीवर्ड यहाँ पर केवल एक बार यूज होता है, एक दो जगह पर, जो अब आगे वाली क्लास में बताऊंगा मैं, जो क्लासेस अभी आगे आने वाली हैं। तो इनको करिए प्रैक्टिस। और कोई डाउट? हम्म। सीएसएस का असाइनमेंट देखिए हमने, चलो फिर ओपन करके बता देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पेजेस भेजे हुए हैं ग्रुप में। देखो ग्रुप वाला दिख रहा है ना, हमारा डेस्कटॉप दिख रहा है, देखिए। हाँ, यहाँ पर हमने ये कुछ इमेजेस भेजी हैं, और ये इमेजेस इसलिए भेजी हैं कि आप इस तरह से पेज डिज़ाइन करें। जैसे ये वाला पेज है, ऊपर यहाँ पर एक मुझे एक इमेज चाहिए, और इसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए, और देन यहाँ पर मुझे लिंक चाहिए, मल्टीपल लिंक चाहिए। मतलब इस तरह से सेम टू सेम मिलता जुलता डिज़ाइन करना है। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ चाहिए, देन HR हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, और ये 3 पार्टीशन पेज में बनाने हैं। एक तरफ न्यूज़ एंड इवेंट दिखने चाहिए, इसी तरह से बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर में थोड़ा सा ये जो राउंडेड शेप आ रहा है, राउंडेड शेप। दूसरे वाले के अंदर इस तरह से मुझे एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें टेक्स्ट फील्ड लेनी है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा होगा? प्लेस होल्डर दिख रहा है। तो ये डिज़ाइन करना है आपको HTML CSS का यूज़ करके। दूसरा बनाया है, देखिए एक ये वाला बना के रखा है, ये नहीं खुल रहा क्या? ये वाला कि आपको इस तरह से क्या डिज़ाइन करना? मेन्यू डिज़ाइन करना है। यहाँ पे कुछ नाम आएगा, यहाँ पे होम, अबाउट, गैलरी, गैलरी के नीचे इस तरह से कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। देन उसके बाद एक पेज बनाया हुआ है ये वाला, देखिए बॉक्स HTML। ये देखिए एक हमने क्या बनाया, बॉक्स। बॉक्स में कॉर्नर कॉर्नर पे हमने क्या किया है?
बॉर्डर रेडियस दे दिया किस तरफ, एक तो टॉप की तरफ एक बॉटम की तरफ, इसको करिएगा। और यहाँ पे आइकन का यूज़ किया हुआ, आइकन यूज़ करना भी मैंने एक दिन बताया ही आपको कि अंदर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, बाहर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं आइकन लगाने के। तो ये आइकन वाला एक असाइनमेंट दिया है मैंने, ये CSS के आखिरी क्लास में बताया सर, आइकन आइकन लगाना ये सब चीज़, ठीक है। देन ये देखिए ये वाला पेज बनाया है, इसमें हमने ये भी बताया हुआ कि अगर बॉर्डर मुझे सिर्फ बॉटम की तरफ चाहिए तो ऊपर की तरफ मत दो, बॉर्डर बॉटम दे दो और बस ये पेज बन जाएगा, सिंपल है। तो ये सारा असाइनमेंट बना डालो तो फिर मजा आए तुमको भी और हमको भी, सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, ये असाइनमेंट बनाइए। बिना असाइनमेंट बनाए नहीं सीख पाओगे। कुछ बच्चों को तो चलो पहले से आता ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, स्पेशली नाम लेके बोलूँ तो सबको पता है कौन कौन से बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। ये नए बच्चे से धीरज हैं, प्रिंस हैं, रंजन हैं, तुम लोग तो विशेष रूप से मेहनत करो भाई, जिनने अभी शुरुआत की है HTML की, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर कर रहे हैं फिनिश, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।